हेलो डियर स्टूडेंट्स, अक्षय एजुकेशन के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स मेंटर। शुरू करते हैं अपन वेक्टर से। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर इज वेक्टर। देखिए, दिशा के आधार पे भौतिक विज्ञान में हम राशियों को दो भागों में विभेदित करते हैं। पहली भौतिक राशि है अदिश और दूसरे टाइप की भौतिक राशि होती है सदिश। वे भौतिक राशियां जिनको केवल उनके मान और इकाई से डिनोट किया जाए, वो भौतिक राशियां हैं अदिश। इनके निरूपण के लिए अपने को दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ऐसी भौतिक राशियां कौन कौन सी हो सकती है अपने, कार्य ऐसी भौतिक राशि है। या हम बात करें दूरी की, तो दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए अपने को तीन भौतिक राशियों की जरूरत पड़ती है। पहला है उसका मान, दूसरा है इकाई और तीसरी भौतिक राशि है दिशा। यानी इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने को डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने इनके साथ में डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं की तो इनका कोई महत्व नहीं रहता। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सदिश राशि वैसे दिशा के अनुसार ढूंढी जाती है या दिशा के अनुसार इनको डिनोट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भौतिक राशि को सदिश डिक्लेयर करने के लिए केवल दिशा ही हार्ड एंड फास्ट पैरामीटर नहीं होता। सदिश राशियां हमेशा सदिश योगफल नियम का पालन करती है। योगफल नियम का पालन करती है। कई ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके साथ में दिशा होते हुए भी वो सदिश नहीं कहलाएगी। यानी आपसे जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक भौतिक राशि को सदिश डिक्लेयर करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी या इंपॉर्टेंट है सदिश योगफल, तो अपना आंसर क्या होगा? एक भौतिक राशि को सदिश देखने के लिए यह आवश्यक है कि वो सदिश योगफल नियम का पालन करे। जैसे इसका एग्जाम्पल है विद्युत धारा। धारा की दिशा होते हुए भी यह सदिश नहीं है। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए इस वायर में कोई 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से इस वायर में लेट्स अज्यूम 3 एम्पियर करंट आया। अब इस वायर के अंदर जो रिजल्टेंट करंट बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी आएगी? 5 एम्पियर आएगी। तो ये इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है या एंगल है, इस एंगल पर डिपेंडेड नहीं है। पर जैसे मान लीजिए अगर हम बल लें, यहां पे अपने पास 4 न्यूटन फोर्स है और इसी कण पर एक 3 न्यूटन फोर्स है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 न्यूटन। दोनों ही फोर्स इस पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स 7 न्यूटन हो जाएगा।
लेकिन यही फोर्सेज अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो, ये 4 न्यूटन और 3 न्यूटन अगर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो अब इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 न्यूटन आएगी। यानी ये जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन रिजल्टेंट बना रहे हैं, ये इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंडेड है, इनके बीच का एंगल कितना है। तो इस टाइप से अपने को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करना है वो करना है सदिश योगफल के बेसिस पर हम भौतिक राशि को सदिश या अदिश डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए एक सदिश के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। सदिशों के गुणधर्म, जैसा कि आप इसके बारे में नॉर्मल सभी टॉपिक्स जानते हैं। एक सदिश राशि को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो मार्किंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो की जो डायरेक्शन होती है वो उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करेगी, और इसकी जो लंबाई होगी वो इसके मान को रिप्रेजेंट करती है। पहली प्रॉपर्टी है सदिश को एक ही तल पर बिना दिशा परिवर्तन के शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे अपने पास मान लीजिए ये कोई प्लेन है, और इस पे आपने जैसे ये कोई वेक्टर लिया है ए वेक्टर, आप इसको एरो मार्किंग से डिनोट करेंगे। इस प्लेन के ऊपर हम इस वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको रोटेशन दे दिया, लेट्स अज्यूम लंबाई तो उतनी ही रखी, लेकिन आपने अगर ऐसे रोटेशन दे दिया तो अब ये कोई दूसरा वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कभी अपने को जरूरत पड़ी कि एक वेक्टर को प्लेन के ऊपर अगर शिफ्ट करना है तो आप बिना रोटेशन दिए उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं पर ऐसा करना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करना चाह रहे हैं। यदि सदिश की दिशा बदल दी जाए तो उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट्स अज्यूम आपके पास ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, अब आपको कहीं पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट करने की जरूरत पड़ी तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसी लंबाई का एक दूसरा सदिश बना दीजिए, लेकिन जब आप इसकी दिशा परिवर्तन करें तो इसके साथ में नेगेटिव साइन यूज में लिया जाएगा। यानी कुल मिला के ये जो नेगेटिव साइन होता है ये विपरीत दिशा को इंडिकेट करता है। नेगेटिव साइन सदिश में किसको रिप्रेजेंट करेगा, विपरीत दिशा को इंडिकेट करेगा। ये अपने पास वेक्टर की दो प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दो सदिशों में तुल्यता बताई है, दो सदिशों में हमने तुल्यता रिप्रेजेंट की। जैसे मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर है, तो इनके बराबर होने का क्या मतलब है कि ए मान में भी बी के बराबर है और दोनों की दिशाएं भी एक ही है। ए अगर बी के इक्वल है तो इसका मीनिंग ये होता है ए तथा बी का मान
ए तथा बी का मान भी समान है तथा दिशा भी दोनों की सेम है, डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। जैसे सपोज करना आपने कोई इक्वेशन लिखी, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे हमने कोई इक्वेशन लिखी है, तो हमेशा सदिश में सदिश राशि का ही योगफल हो सकता है। देखिए, तुल्यता भी हमेशा सदिशों की बताई जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सदिश में और एक अदिश में तुल्यता बता दें, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर आपने दो क्वांटिटीज को ऐड किया है तो वो दोनों वेक्टर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल्स किस टाइप से पूछे जाते हैं। आपसे ये कहा निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, निम्न में से गलत संबंध है, गलत संबंध है। जैसे पहला आपको ये दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, सेकंड अपने को एक संबंध दे रखा है ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल है, थर्ड रिलेशन ये गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये 0 के इक्वल है, और फोर्थ अपने को इक्वेशन दे रखी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, विच रिलेशन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा संबंध गलत होगा। तो अभी हमने जो तुल्यता संबंध पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि आप कभी भी अगर दो राशियों में कंपैरिजन कर रहे हैं या योगफल व्यकलन कर रहे हैं तो हमेशा सदिश का सदिश के साथ ही होगा व्यकलन या योगफल। आप ऐसा नहीं कर सकते सदिश और अदिश को जोड़ दो। अब जैसे पहली इक्वेशन अपने को दे रखी है, ये करेक्ट है, हो सकता है ए और बी मान में और दिशा में दोनों में बराबर हो, तो सदिश का सदिश के साथ कंपैरिजन है। सेकंड इक्वेशन में एलएचएस में भी सदिश है और आरएचएस में भी सदिश है, तो ये रिलेशन भी करेक्ट है। थर्ड रिलेशन देखिए, यहां पे ये जो 0 है ये एक प्रकार की अदिश राशि हो गई। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड जो अपने को गिवन है उसमें दोनों राशियां सदिश टाइप की है, जबकि राइट हैंड साइड में ये जो 0 अपने को मिला हुआ है ये अदिश टाइप की क्वांटिटी हो गई, तो थर्ड इक्वेशन यहां पे गलत है। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन में देखिए उसी मिस्टेक में करेक्शन किया हुआ है कि यहां पे हमने दो सदिश राशियों का व्यकलन किया है, लेकिन उनसे जो बनने वाली राशि है वो कैसी आ रही है, सदिश राशि है। तो इसका मतलब थर्ड ये जो फोर्थ रिलेशन है ये भी करेक्ट है। तो ये प्रॉपर्टी आपको केयरफुली नोटिस करनी है, इस पर इस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। ये हम बिल्कुल शॉर्ट में क्विकली डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप के जो वेक्टर होते हैं वो होते हैं समान सदिश। समान सदिश का मतलब है मान व दिशा दोनों समान हो। दूसरे टाइप के जो वेक्टर होते हैं समांतर सदिश, समांतर सदिश। अब देखिए, जो समांतर शब्द बना हुआ है वो केवल डायरेक्शन के लिए बना हुआ है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है
लेकिन मान को अगर हम नोटिस करें तो बी वेक्टर बड़ा है इसमें, तो समांतर सदिश किससे देखे जाएंगे? दिशा से। दिशा समान है। थर्ड अपने पास जो वेक्टर है, इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये है शून्य सदिश। देखिए शून्य सदिश किसको कहेंगे? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जीरो। मान इसका जीरो होना चाहिए। और सदिश राशि हमने इसको डिक्लेयर कर रखी है, तो जब कोई सदिश रियल में बन ही नहीं रहा तो उसकी दिशा कैसे ली जाएगी? तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड है, मान, वो तो शून्य हो गया, और इसकी डायरेक्शन, दिशा, ये अनिश्चित हो गई। आपको जिस किसी डायरेक्शन में वेक्टर लो फॉलो करवाना है उसके हिसाब से आप इसकी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए हमने ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाया, ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाया। अगर आप यहाँ पे जीरो से इंडिकेशन दे रहे हो तो ये जीरो एक्चुअल में कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। और इससे अपना जो रूल है वो गलत हो गया कि सदिश राशि के बराबर हमेशा सदिश राशि होनी चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस जीरो को वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। तो ये जीरो एक्चुअल में शून्य सदिश तुल्यता संबंध को सही करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वेक्टर है इकाई सदिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो आपके कंप्लीट चैप्टर में काम में आएगा। देखिए इकाई सदिश हम किसको कहेंगे? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, मान, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। और दिशा इसकी कोई भी हो सकती है, दिशा एक निश्चित दिशा में हो सकता है। हमने अक्षों के लिए, जो अपने पास 3 टाइप की अक्षें हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उनके लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं। मान लीजिए ये अपने पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अगर किसी सदिश की दिशा एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं आई कैप। जैसे कहीं पर आपको रिप्रेजेंटेशन मिला कि फोर्स 5 आई कैप है, तो इसका मीनिंग ये है कि उस बल का मान तो 5 न्यूटन है और दिशा एक्स दिशा में होगी। ऐसे ही जैसे यहां पे मैंने लिखा 5 जे कैप, तो वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर लिया है जे कैप। और ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग हम जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं उसके लिए हम काम में लेते हैं के कैप। तो ऐसे हमने तीनों एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं, एक्स के अनुदिश आई कैप, वाई के अनुदिश जे कैप, और जेड के अनुदिश के कैप। देखिए अब हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वेक्टर का, उसकी शुरुआत करते हैं। सदिश योगफल नियम। सदिश योगफल नियम। सदिश योगफल का पहला जो नियम है वो है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम। देखिए ये रूल क्या कहता है कि जैसे अपने पास 3 सदिश है, 3 सदिश, जैसे ये ए वेक्टर है, ये दूसरा कोई सदिश बी वेक्टर है, और ये तीसरा सदिश सी वेक्टर है। यदि ये तीनों सदिश कर्मागत रूप से एक त्रिभुज को निरूपित करते हैं, कर्मागत रूप का मतलब यहां क्या है कि पहले की हेड, दूसरे की टेल, ये जैसे पहले का यहाँ पे हेड पार्ट आ रखा है, ये जैसे इसकी टेल हो गई, ये हेड हो गई, और अगले का फिर टेल, हेड, फिर नेक्स्ट की टेल, हेड, ये एक ही दिशा में चक्कर करते हुए हो,
तो इसको हम बोलेंगे कर्मागत। अगर तीन सदिश कर्मागत रूप से एक त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं तो इनका जो वेक्टर सम होगा दिशाओं के अनुसार योगफल वो जीरो सदिश आएगा। ये देखिए यहां पे आप जीरो सदिश का यूज समझ सकते हैं। यहां पे हमने जो जीरो सदिश यूज में लिया है वो एक्चुअल में वेक्टर की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सदिश के बराबर सदिश उसको फॉलो करने के लिए काम में लिया है। मान लीजिए कभी अगर समान क्रम में ना आए, जैसे एक ये कंडीशन समझना कि दो सदिश तो कर्मागत रूप से आ गए, ये ए सदिश आ गया, ये बी सदिश आ गया, और तीसरा सदिश विपरीत क्रम में आ जाए, जैसे ये तीसरा सदिश विपरीत क्रम में आ गया, तो हमने वेक्टर जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें ये पढ़ा कि सदिश की जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज में लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट कर दिया, यूं कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तीनों सदिश वापस कर्मागत बन गए, तो इनका जो योगफल आ रहा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, उसकी वैल्यू जीरो वेक्टर के इक्वल आएगी। अगर हम इसको इक्वेशन चेंज करके लिखें तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनकी वैल्यू सी वेक्टर के इक्वल आएगी। तो अपने पास सदिश योगफल नियम की त्रिभुज कंडीशन में दो लैंग्वेज हो गई कि अगर तीनों कर्मागत आए तब तो उनका योगफल शून्य सदिश के बराबर, लेकिन अगर दो सदिश कर्मागत आ रहे हो और एक विपरीत क्रम में आ जाए तो जो कर्मागत आ रहे हैं उनका योगफल, जैसे इस कंडीशन में देखिए ए और बी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेशन में है, ये हेड टेल जहां पे एंड हो रही है वहीं से नया वेक्टर शुरू हो गया। लेकिन ये देखिए ये वाला सदिश ये सी वेक्टर ये ऐसे घूमते हुए आया है। तो यदि ऐसी कंडीशन हो कि कोई दो सदिश कर्मागत हो और तीसरा विपरीत क्रम में हो तो उन दोनों का योगफल तीसरे विपरीत क्रम वाले के इक्वल होगा। क्लियर है ये कंडीशन? जैसे इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, आप एक एग्जाम्पल से समझना है इसको। लेट्स अज्यूम अपने को ये वेक्टर दे रखा है 3i कैप, ये कोई वेक्टर है 3i कैप, ये दूसरा वेक्टर है 4j कैप। तो आपको इस वेक्टर का मान बताना है, ये जो हमने x वेक्टर डिनोट कर रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा यहां पे तीनों जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज की आकृति में है और तीनों सदिश कर्मागत रूप से हैं। तो कर्मागत रूप वाले केस में तीनों का योगफल जीरो होगा। तो आपने इक्वेशन कैसे लिख दी, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस x वेक्टर, ये किसके इक्वल, जीरो वेक्टर के इक्वल। अपने को x वेक्टर चाहिए तो x वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3i कैप माइनस 4j कैप। क्लियर है? तो इस टाइप से हम x वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए त्रिभुज क्या सभी प्रकार की भुजाएं बना सकती है क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी तीन भुजाओं का पेयर दिया तो क्या वो सभी कंडीशन में त्रिभुज बना लेगी क्या? ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में त्रिभुज बनने की एक नेसेसरी कंडीशन होती है, त्रिभुज के लिए आवश्यक शर्त ये क्या है, जैसे आपको एक ये पेयर दे रखा है तीन भुजाओं का ए बी और सी। अब इसमें त्रिभुज कब बनेगा, जब आपने कोई भी दो भुजाओं का योगफल किया, दो भुजाओं का योगफल किया हमने, ये अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है या उसके बराबर चल सकता है तो ही त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, किन तीन सदिशों का, किन तीन सदिशों का योगफल शून्य होगा। जैसे अब आपको त्रिक दे रखे हैं, पहला त्रिक दिया हुआ है
1 1 एंड 4, क्या इनका योगफल 0 हो सकता है क्या? सेकंड पेयर दे रखा है 0.5 1 एंड 2। थर्ड पेयर आपको गिवन है 3 4 एंड 5 एंड फोर्थ पेयर इज गिवन 1 2 एंड 6। अब इनमें से आपको वो पेयर चूज करना है जिनको अगर हम सदिश रूप में डिनोट कर दे तो वो 0 बना देगा। यहां पे आप देखिए इन दो भुजाओं का योगफल करके देखिए, ये तीनों त्रिक में सही होना चाहिए। आप कोई सी भी दो भुजा को ऐड करके देखो, अगर वो छोटी रह गई तीसरी भुजा से तो फिर उसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां पे देखिए 1 + 1 2 वैल्यू हो रही है जो कि 4 से कम रह गई, तो इसका मतलब यहां पे त्रिभुज नहीं बन रहा। इसमें देखिए इसमें भी यही कंडीशन है, ये 0.5 और 1 1.5 2 से लेस है, तो इसमें भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां पर भी एज इट इज कंडीशन है, इसमें भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने की एकमात्र शर्त ये है, ये जो 3 4 5 वाला पेयर है इसमें त्रिभुज बन सकता है, और जब इसमें त्रिभुज बन सकता है तो इन्हीं का योगफल 0 आ सकता है। जब तक त्रिभुज नहीं बनेंगे सदिश तब तक उनका योगफल किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा। तो त्रिभुज बनने की ही यही एकमात्र कंडीशन है। तो और करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट जो सेकंड रूल है सदिश जोड़ने का वो है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, जैसे सपोज करना अपने पास ये दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये किसी एंगल थीटा पे काम कर रहे हैं। हम इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, प्लेन पे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर बन जाएगा, और जब आप बी वेक्टर को यहां ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा। अब इन भुजाओं से मिलके एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो चुका। इस समांतर चतुर्भुज में दो टाइप के विकर्ण बनते हैं, एक तो बनता है ये दीर्घ विकर्ण, ये तो हो गया दीर्घ विकर्ण, और ये बनता है लघु विकर्ण, ये हो गया लघु विकर्ण। अगर मैं इस दीर्घ विकर्ण की लंबाई निकालना चाहूं तो देखिए यहां पर जो दीर्घ विकर्ण है वो एक्चुअल में इन दोनों के योगफल के बराबर आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमने कैसे फाइंड किया, यहां पे देखिए इस ए में, बी में और इस दीर्घ विकर्ण में आप एक त्रिभुज योगफल नियम अप्लाई कीजिए। तो ए बी ये दोनों क्रमागत रूप से बने हुए हैं, लेकिन ये दीर्घ विकर्ण विपरीत क्रम में आ रहा है। तो दीर्घ विकर्ण की जो लंबाई आती है वो दोनों का योगफल आएगी, और जो लघु विकर्ण आता है, लघु विकर्ण ये जो यहां पे डायगोनल एंड बना हुआ है ये इनके अंतर को डिनोट करता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये अपने पास वेक्टर फॉर्म हो गई कि जैसे अगर अपने को दो सदिशों का योगफल निकालना है जो कि किसी थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, तो ये जो दीर्घ विकर्ण आता है यही उनके योगफल को डिनोट करता है, और लघु विकर्ण हमेशा उनके अंतर को डिनोट करता है। अब देखिए मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि इस दीर्घ विकर्ण का मान कितना आएगा। जैसे आपको ये लंबाई ए दे रखी है, ये लंबाई बी दे रखी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इस दीर्घ विकर्ण की लंबाई कितनी आती है। इसको आप या तो यूं कह सकते हैं कि ये जो योगफल आएगा ना इन दोनों का उसका मान कितना आएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मीन्स परिणामी। तो इस परिणामी के लिए अपने पास एक सूत्र होता है √ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। आप यहां से देख सकते हैं कि जो दो सदिशों का योगफल है वो देखिए इस एंगल पर भी डिपेंडेड है, जबकि आप जैसे अदिश राशियां जोड़ते हैं तो अदिश राशियां कितने एंगल पे काम कर रही है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो सदिश योगफल एक्चुअल में अदिश योगफल से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई। अगर ऐसे ही आपको दो सदिशों का अंतर ज्ञात करना है, लेट्स अज्यूम यू वांट टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इस केस में जो वैल्यू आती है, देखिए मैं ऐसा कर दूं क्या, इसी फॉर्मूले में बी को माइनस पुट कर देता हूं। यहां पे जैसे ये बी प्लस का है, अपने को माइनस बी फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मेट में जब आप माइनस पुट करोगे तो ये सूत्र ऐसे बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, सॉरी यहां पे वैल्यू जैसे बी वेक्टर को जैसे आप माइनस पुट करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू बन रही होगी वो नेगेटिव टाइप की बन रही होगी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इन दोनों सूत्रों से आपने ये देखा कि अगर सदिशों को जोड़ना है तो भी सदिश योगफल नियम लगाना है, और दो सदिशों को अगर घटाना है तो भी सदिश योगफल नियम से ही घटेंगे। अब जैसे ये अपने पास दो सदिश है ए और बी, इनका हमने परिणामी निकाला, ये इनके रिजल्टेंट की वैल्यू आर आ गई, और इस आर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये भी तो सदिश राशि बनेगी, क्योंकि दो सदिशों का योगफल भी तो सदिश आएगा, तभी तुल्यता नियम सही हो सकता है। तो इस रिजल्टेंट की ये दिशा कितनी आती है, ये कहां पे आएगा, तो उसके लिए अपने पास सूत्र है कि tan फाई की जो वैल्यू बनती है वो आएगी a प्लस बी कॉस थीटा, ये तो हर में रहेगा, और अंश में वैल्यू बनती है बी साइन थीटा। ये हमने कहां से निकाला है ये एंगल फाई, ये हमने निकाला है ए सदिश से, ए सदिश से। और अगर मान लीजिए जैसे किसी केस में, जैसे आप एक ये केस देखना, अगर ए और बी परपेंडिकुलर आ गए, जैसे यूं आ गया, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा आर। इस आर की वैल्यू कितनी होगी ये हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में जब आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो आपको सिंपल इक्वेशन मिल रही होगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये एंगल मेरे को फाइंड करना है, ये फाई एंगल कितना आएगा, तो आप उस फॉर्मूले में जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे और नीचे जो कॉस थीटा है वहां पे 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन थीटा 90 पे 1 वैल्यू देगा और कॉस थीटा 0 वैल्यू देगा। तो यहां से अपने को tan फाई के लिए वैल्यू मिल जाती है b डिवाइडेड बाई a। या आप 90 डिग्री वाले केस में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है और tan फाई b बाई a आएगा। नेक्स्ट देखिए हम वेक्टर सम के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों एक ही दिशा में आ गए। जैसे ऐसा आपने कहां देखा होगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन 5 न्यूटन एक ही दिशा में है, तो आपके जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी सिंपल वो a प्लस बी ही आएगी। आप चाहो तो उस फॉर्मूले में वैल्यू थीटा की 0 पुट करके देख सकते हैं, तो जब आप वहां पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सिंपल रिजल्ट a प्लस बी मिलेगा। और दिशा के केस में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि जैसे दो सदिशों को आप जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टेंट बनेगा, तो इसके लिए रिजल्टेंट बनेगा वो सेम इसी डायरेक्शन में बनेगा, दोनों का प्रभावी जो बनेगा वो उसी दिशा में बनेगा। तो डायरेक्शन आप ये कह सकते हैं ए सदिश या बी सदिश की दिशा में। ठीक है, सेकंड केस देखना, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों विपरीत दिशाओं में है तो विपरीत दिशा में रिजल्टेंट की वैल्यू बनती है ए का मान
और बी का मान। ये देखिए अपन इनके मान को ऐसे मॉडुलस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब भी मान है। और अगर ऐसे मॉडुलस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट मीन्स ये उनके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। इस केस में जो दिशा बनेगी वो हमेशा बड़े सदिश की ओर बनती है, बड़े सदिश की ओर बनेगी। थर्ड केस जो अभी हमने परपेंडिकुलर वाला देखा है ये इंपॉर्टेंट केस है, और ये तो याद होना ही चाहिए क्योंकि आप जैसे बाद में डील करेंगे फोर्सेज के साथ तो उस केस में ये बहुत काम आएगा। जैसे सपोज करना ये अपने पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब मेरे को इनका रिजल्टेंट लेना है जबकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो आप रिजल्टेंट की वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से वो जो पीछे 2ab टर्म है वो गायब हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ये बचेगा। अगर मेरे को ये जानना है कि ये एंगल कितना आएगा इस एज से, ये मेरे को फाई एंगल जानना है, तो आप इसमें एक ट्रिक काम में ले सकते हैं कि जिस वेक्टर से अपने को एंगल देखना है आप हमेशा उसको हर में रखिए। जैसे मेरे को एस से एंगल देखना है तो एस से एंगल देखने के लिए मैंने एक को तो हर में रख दिया और बी को अंश में रख दूं, तो ये वैल्यू बन रही होगी। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि 20 से कोण बताओ, 20 से कोण कितना, जैसे मैंने कहां से एंगल निकाला, मैंने एस से निकाला है। अब आपको यहां से एंगल पूछा, ये जैसे सपोज करना है ये इसको मैंने फाई कंसीडर कर लिया, इसको अल्फा कर रहा हूं, तो 20 से कोण tan अल्फा की वैल्यू कितनी। अभी आपने देखा जिससे आपको एंगल निकालना है वो हर में रखिए, तो अपने को 20 से एंगल निकालना है, मैंने बी को तो हर में पुट कर दिया और एक को मैंने अंश में रख दिया। ये अपने पास केस हो जाएगा 90 डिग्री पे। अच्छा, अगर मान लीजिए 90 डिग्री केस में ही, इसमें थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक देखना, थर्ड केस के अंदर ही हम ये देख रहे हैं कि जैसे अपने पास ये ए और बी दोनों बराबर ही हो जाए, जैसे ये वाला सदिश भी ए है और ये 90 डिग्री के एंगल पे है, तो फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आती है √2a। कैसे आई ये, अभी हमने 90 डिग्री वाले केस पे फॉर्मूला देखा, रिजल्टेंट बनता है √a² प्लस b²। आप जब दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो a² प्लस a² वैल्यू कितनी बन जाएगी, √2a बन जाएगी। और एक अपने को ये केस हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर दोनों सदिश मान में बराबर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर इक्वल है, तो इनका जो परिणामी बनता है, इसका जो परिणामी बनेगा वो हमेशा कहां बनेगा, बीच में बनेगा, एग्जैक्ट मिडिल में। तो जैसे यहां पे अगर दोनों सदिश इक्वल हो गए तो इनका जो परिणामी आएगा वो यहां पे आएगा √2a। परिणामी का मान कितना, √2a। और एंगल किसी से भी पूछा जाए ये कितना आता है, 45 डिग्री। फोर्थ ट्रिक समझना, अगर मान लीजिए दो समान सदिश ए ए, ये लेट्स अज्यूम एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे हैं, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया रिजल्टेंट का, a² प्लस a² प्लस 2ab, तो b की जगह वैल्यू a ही रखनी है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 बनती है, तो रिजल्टेंट इस केस में बनता है √3a। 90 डिग्री वाले केस में √2a, 60 डिग्री वाले केस में √3a। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास ट्रिक है, अगर दो सदिश, जैसे ये ए सदिश है, ये वाला भी ए सदिश है, और ये 120 डिग्री एंगल पे काम कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो इस केस में इनका जो रिजल्टेंट आता है
इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो वापस कितना आएगा, ए ही वापस आएगा। क्लियर है कंडीशन? अच्छा केस है। आपसे ये बोला हुआ है दो समान सदिशों का परिणामी भी उतना ही है, दो समान सदिशों का परिणामी भी सेम है, तो बताइए उस सदिश का मान कितना होगा, या सदिश के बीच में एंगल कितना होगा। तो समान सदिशों का परिणामी वापस उतना ही आने की क्या कंडीशन है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो। क्लियर है? हमने देखिए तीन ट्रिक तो इंपॉर्टेंट पढ़ ली। वो जो समान दिशा और विपरीत दिशा है वो नॉर्मल केस है, अगर समान दिशा में हो तो दोनों का योगफल होगा, विपरीत दिशा में हो दोनों का अंतर प्राप्त होगा। 90 डिग्री पे सेम सदिश है तो √2a, √2 गुणा कर दो। 60 डिग्री पे है √3a, और अगर 120 डिग्री पे है तो वैल्यू वापस कितनी मिलेगी अपने को, ए ही वापस मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विविमीय व त्रिविमीय सदिशों के मान। जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई सदिश है अपने पास, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप। इस सदिश से आप क्या समझ रहे हैं, 5 तो है इसका मान, और जो आई कैप हम दिशा ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अनुदिश होने को डिनोट कर रहा है, तो इसका मान तो सिंपल कितना हो गया, 5 हो गया, और इसकी दिशा किधर आ गई, +x के अनुदिश। अगर ऐसे ही मैंने आपको एक बी वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है xi कैप प्लस yj कैप। अब देखिए ये सदिश इस तल के बीच में कहीं पे है, कैसे, इसकी डायरेक्शन आई कैप में भी है और जे कैप में भी है। अगर मैं इसको एक प्लेन पे डिनोट करना चाहूं तो ये सदिश कुछ इस टाइप से बना हुआ है, एक्स मान तो है इधर की तरफ और वाई मान फिर इधर की तरफ बना हुआ है, यानी ये जो बी सदिश है वो ये वाला सदिश है। कैसे आया ये वेक्टर क्या एक्स आई कैप हो गया क्या, और ये वाला वेक्टर हो गया वाई जे कैप। अब मैंने त्रिभुज योगफल नियम अप्लाई किया, ये दोनों समान क्रम में आते हुए हैं तो इनका योगफल विपरीत क्रम वाले के इक्वल बन गया, बी वेक्टर के इक्वल बन जाएगा। अब जैसे आपसे सिंपल ये पूछा कि इस बी सदिश की लंबाई कितनी, मान कितना, तो अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो इस बी सदिश का मान इतना आ जाएगा क्या, √x² + y²। तो अब देखिए अगर आपको वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में गिवन है, आई कैप जे कैप फॉर्मेट में गिवन है, तो आप सिंपल जो आई कैप और जे कैप के गुणांक है उनका स्क्वायर करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देखना, आपको एक कोई भी वेक्टर गिवन है, लेट्स अज्यूम बी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कोई वेक्टर गिवन है। आपसे ये पूछा इस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, आप जो इसका x गुणांक है उसका स्क्वायर कर दीजिए और y गुणांक जो बना हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इससे भी जल्दी करना है क्वेश्चन तो आप ऐसा कीजिए, कुछ ट्रिक याद कीजिए। जैसे मैंने कुछ ट्रिक लिखे, ट्रिक का मतलब कि इनमें ये फिक्स होता है हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जैसे आपने एक तो ये वैल्यू देखी होगी 3 4 5, इसका कंफर्म है एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनता है। एक जैसे ये वाला है 6 8 10, इसमें कंफर्म है पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। एक आपने ये देखा होगा 7 24 25, अगर दो भुजाएं 7 और 24 हो तो कर्ण 25 की आएगी। एक आपने ये देखा होगा 5 12 और 13। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, आपसे जैसे सिंपल ये पूछा
जैसे एक क्वेश्चन देखना, आपको कोई भी सी वेक्टर गिवन है 7i कैप प्लस 24j कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, इस सी वेक्टर का मान क्या है, कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। और अगर आपको ट्रिक याद है कि 7, 24 और 25 का ट्रिक बनता है, तो आप जल्दी से देखिए मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा क्या, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड 25 आएगा। क्योंकि 7 और 24 लंबवत है, एक एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक वाई अक्ष के अनुदिश है, तो 7, 24 की जो कर्ण भुजा बनेगी वो 25 बनेगी। क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए अगर त्रिविमीय सदिश हो, और जैसे आपको इसकी डायरेक्शन भी पूछ ली जाए, देखिए थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन पे भी बात कर लेते हैं कि जैसे सपोज करना ये जो सी वेक्टर आ रहा है ये कितने डिग्री के एंगल पे आएगा, तो 7 और 24 कंफर्म है, अक्षों के अनुदिश ऐसे आएंगे, ये 7 ये 24, या यहां पे बनाओ चाहे यहां पे बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मेरे को इस 7 के साथ एंगल देखना है, ये एंगल थीटा देखना है, तो अभी हमने देखा टेन थीटा की वैल्यू ऐसे लेते हैं क्या, y डिवाइडेड बाई एक्स, जिसके साथ एंगल देखना है उसको डिवीजन में, तो मेरे को जैसे प्लस एक्स दिशा से कोण देखना है, तो ये इतना बन जाएगा क्या 24/7, यानी जो सी वेक्टर है वो इतने डिग्री के एंगल पे रहा होगा। थर्ड कंडीशन है अपने पास कोई भी त्रिविमीय सदिश हो, जैसे कोई त्रिविमीय सदिश है, त्रिविमीय सदिश को आप कैसे डिनोट करोगे, जैसे ये कोई त्रिविमीय सदिश मैं इस नाम से ले रहा हूं, जैसे ए वेक्टर अपने को ऐसे दिया हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब इसका मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है, तो सेम उसी मैनर से हमने पहले ऐसे किया था क्या, जो एक्स वाई जेड गुणांक है इनके स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये त्रिविमीय सदिश अक्षों के साथ, जैसे ये त्रिविमीय सदिश ए वेक्टर हो गया, ये अक्षों के साथ एंगल्स बना रहा होगा एल्फा बीटा और गामा, तो इनके लिए दिक्कोजाएं निर्धारित की गई हैं। देखिए इनकी वैल्यू कुछ इस टाइप से बन रही होती है, जो कॉस एल्फा की वैल्यू है वो बनती है x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे आया ये, जैसे ये त्रिविमीय सदिश है, इसका मान ये बन रखा होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है ये x है, अब इसने x के साथ एल्फा एंगल कवर किया है, तो कोस एल्फा की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण, तो ये वैल्यू मिल रही होगी। ऐसे ही कोस बीटा कितना, तो ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऐसे ही कोस गामा ये बनता है z डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन तीनों दिक्कोजाओं में क्या संबंध होता है, तो जब आप इनका स्क्वायर करते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का योगफल हमेशा 1 रहता है। ये इन तीनों दिक्कोजाओं में संबंध है। नेक्स्ट देखिए अपन एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है दो सदिशों का, दो इकाई सदिशों का, परिणामी भी इकाई है, तो इनके बीच में थीटा कितना, तो इकाई सदिश है यानी ए और बी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, है ना, इनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू भी 1 है। वैसे तो अभी अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी कि अगर ए और बी ये 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, अगर दो सदिश समान हो और उनका परिणामी भी वापस वैसे का वैसे ही आए, तो इसका मतलब बीच का एंगल कितना हो गया
120 डिग्री हो गया। क्लियर है? हमने अभी जो शॉर्ट ट्रिक देखी थी, समान सदिश वापस उतने ही परिणामी की वैल्यू कब देंगे, जब दोनों के बीच में थीटा कितना हो, 120 हो। इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बताइए, तो बताइए इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा। अब जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि दोनों इकाई सदिश है, सीधा माइनस करेंगे, 1 - 1 0। लेकिन अभी हमने ये डिस्कस किया है कि जो रिजल्टेंट है a+b और a-b, वो दोनों ही योगफल सूत्र से आते हैं। जैसे अंतर के लिए भी तो आप इस टाइप का फॉर्मेट यूज करोगे, a² + b² - 2ab cos थीटा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखिए 1 + 1 + 2 और cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ओवरऑल अपने को रिजल्ट मिलता है √3। सदिशों में योगफल और वैकलन दोनों ही इसी सूत्र से होंगे। नेक्स्ट देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन है, आपको ये बता रखा है कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये इक्वल है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के, तो आपको बताना है a सदिश तथा b सदिश के बीच में कोण क्या है, बीच में कोण कितना है। देखिए a सदिश प्लस b सदिश ये दीर्घ विकर्ण को डिनोट करता है, और a सदिश माइनस b सदिश लघु विकर्ण को डिनोट करता है। आप डायरेक्ट भी ये देख सकते हैं कि ऐसा कब पॉसिबल है, जब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हो जाए। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ये समान कौन सी कंडीशन में आएंगे, तो इससे हम डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। समान इस केस में आ सकते हैं क्या, कि या तो ये जो समांतर चतुर्भुज बने वो आयत बन जाए, या फिर एक वर्ग बन जाए, क्योंकि वर्ग में ये जो दोनों विकर्ण होते हैं ये एक ही लंबाई के होंगे। तो इससे अपने को डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है थीटा कितना, 90 डिग्री। चलिए ये मेथड मान लीजिए आपके माइंड में क्लिक नहीं करता है, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या ये बन रही होगी क्या, a² + b² + 2ab cos थीटा, और जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है उसकी वैल्यू ये बनती है -2ab cos थीटा। ठीक है, a² + b² यहां से कैंसिल हो गया, तो अपने को रिजल्ट मिल गया 4ab cos थीटा। ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। देखिए ये 4ab तो कांस्टेंट टर्म है, तो हमने यहां से ये देखा कि cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही होगी। cos थीटा कितने एंगल पे, थीटा की क्या वैल्यू हो ताकि ये 0 वैल्यू प्रोवाइड करे, तो थीटा कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बन जाना चाहिए। और इस कंडीशन से अपने को डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है कि अगर आप ये देखने में एबल है कि ये लघु विकर्ण और ये दीर्घ विकर्ण वेक्टर फॉर्म में डिनोट हो रहे हैं, तो ये दोनों विकर्ण समान या तो आयत के केस में रहेंगे या वर्ग के केस में रहेंगे। तो आयत या वर्ग के केस में ए और बी के बीच का जो एंगल बन रखा होगा वो 90 डिग्री बन रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, या एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश कैसे ज्ञात किए जाए। जैसे मान लीजिए अपने को कोई भी वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, इसका मेरे को इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम उस वेक्टर में उसी के मान से डिवाइड कर देते हैं, ये इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखना, आपको ये बोला गया है कि
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये लेट्स अज्यूम कोई भी वेक्टर है एक्स वेक्टर। अब मेरे को इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले मैंने इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड की। तो मैग्नीट्यूड कितना बन रखा होगा? अंडर रूट ऑफ, अभी हमने सीखा यहाँ पे जो अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश दे रखे होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप फॉर्मेट में हो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर से वैल्यू फाइंड की जाएगी। ये हो गया अंडर रूट 3। यूनिट वेक्टर इस एक्स का कैसे फाइंड होगा? एक्स वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कुछ इस टाइप से बन गई। क्या? एक्स वेक्टर बन गया आई कैप जे कैप के कैप डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड बना हुआ है अंडर रूट 3। तो ये अपने इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि ए सदिश को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो आपसे ये पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में क्या चेंज होगा, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तथा सेकंड क्वेश्चन ये है कि डेल्टा ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज करना अपने पास ये कोई ए वेक्टर है, इसको हमने थीटा एंगल पे रोटेट करवा दिया, ऐसे थीटा एंगल पे घुमा दिया। क्या ऐसे रोटेशन करवाने से मान चेंज हो गया क्या ए वेक्टर का? नहीं हुआ होगा। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? देखिए डेल्टा जो वर्ड होता है ये परिवर्तन को डिनोट करता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये डिनोट कर रहा है मान को। तो यहां से अगर इस लैंग्वेज को हम ढंग से पढ़े, तो ये जो वैल्यू है ये ऐसे कह रही है कि ए वेक्टर के मान में कितना परिवर्तन हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, क्योंकि ए वेक्टर के मान में चेंज नहीं हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन अपने से पूछ रखा है ए सदिश रूप में इसमें अंतर कितना आया होगा। देखिए आप ऐसा कीजिए, ये इनिशियल वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, ये अपने पास कोई प्रारंभिक सदिश है। इसको हमने क्या किया, जब यहां पे रोटेट करवा दिया होगा, तो नो डाउट वेक्टर फॉर्म तो चेंज हो गई ना इसकी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये कोई फाइनल वेक्टर हो गया। आप सदिश में अंतर निकालना चाह रहे हैं, तो अंतर ये जैसे वो समांतर चतुर्भुज वाला केस अगर देखें, तो यही वाला विकर्ण तो अंतर को डिनोट करता है। तो इस विकर्ण को हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा ऑफ ए वेक्टर बोल रहे हैं। ये जो अंतर आएगा, क्या ये भी उस फॉर्मूले से निकलेगा क्या जो हम रिजल्टेंट के लिए लगाते हैं? तो देखिए यहां पर अपने को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, जब आपने घुमाया होगा तो ये चेंज होके कोई भी दूसरा सदिश बन गया होगा, लेकिन इस सदिश का मान ए ही रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने अगर थीटा एंगल से रोटेट करवाया है, तो मैं ये अंतर भी वेक्टर फॉर्म में देखूंगा। जब आप इसकी जगह ये b और a तो दोनों मान में बराबर है, तो हमने डेटा पुट किया ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2a² कॉस थीटा। यहां पर जब आप वैल्यू सोल्व करेंगे, तो आपको कुछ रिजल्ट इस टाइप से मिल रखा होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ये कैसे आया, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए कैसे आ रहा होगा ये। हमने ये वैल्यू लिखी है
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर कॉस थीटा। ये डेटा 2a बन गया, तो हमने यहाँ पे 2a स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ये बना 1 माइनस कॉस थीटा। और आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला देखा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। जब आप ये डेटा यहाँ पुट करेंगे तो ये रिजल्ट बना होगा 2a स्क्वेयर इंटू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए ये 4 डेटा बन रहा है, ये 2 बन के बाहर आ गया, ये डेटा a बन गया और ये बन गया कॉस थीटा बाई 2। तो ये अपने इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाए, 2a कॉस थीटा बाई 2। जैसे इसी पर बेस्ड एक इस टाइप से न्यूमेरिकल देखना, आपसे ये बोला हुआ है ये कोई पार्टिकल इधर भी वेलोसिटी से चल रहा है और ये 90 डिग्री पे टर्न कर जाए, तो वेलोसिटी में चेंज कितना, वेलोसिटी में चेंज कितना। वेलोसिटी एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, तो हमने चेंज की वैल्यू डायरेक्ट ही देख ली ना, ये जो चेंज वेक्टर फॉर्म में होगा उसकी वैल्यू ये बनती है, तो ये बन जाएगा 2v cos 90 बाई 2, ये 45 डिग्री एंगल बन गया। तो ये देखिए कुछ रिजल्ट इस टाइप से मिल रहा है क्या, cos 45, ये 1/√2 होगा, तो वेलोसिटी में चेंज ये आ रहा होगा v डिवाइडेड बाई अंडर रूट। तो इस टाइप से हम वेक्टर फॉर्म में किसी भी वेक्टर के लिए अगर वैल्यू चेंज किए बिना वो रोटेट कर गया किसी एंगल पर, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इससे डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।